नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं कि पीटीआई की 2 साल की हुकूमत को एक के बाद एक बड़ी मुश्किल और बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। ये 2 बरसों में बार बार जिस तरीके से हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म आया कि जी कभी सूबों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है और कभी कहा जाता है कि अफसरशाही जो है ना उन्होंने हाथ खींच लिया है किसी तरह का ताउन करने के हवाले से। और फिर साथ साथ वो देखते हैं अपोजिशन लीडरों की जब बात होती है और अपोजिशन जमातों की बात होती है तो कहा जाता है कि जी उनके साथ भी किसी किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप ना तो पार्लियामेंट बना, ना पार्लियामेंट में बना, ना पार्लियामेंट के बाहर बना। नतीजा ये हुआ कि अब रो पीट के इवेंचुअली पीटीआई के हुकूमत के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं कि बड़ा महाज बनाने की कोशिश की जा रही है। अब 20 तारीख को एपीसी बुलाने की बात हो रही है जिसमें पीपल्स पार्टी पीएमएलएन भी शिरकत करेंगे। लेकिन नाज़रीन अहम सवाल ये कि 2 बरसों में क्या हुआ कि जो कभी पाकिस्तान की तारीख़ में हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत बिल्कुल चल नहीं पा रही। हुकूमत की मुश्किलात में जिस तरीके से इजाफ़ा हो रहा है, अभी आप देख लें कि वफाक के साथ जो हम देख रहे हैं सिंध के साथ मामलात ख़राब हुए। पिछले 3-4 हफ्तों में 2-3 बड़ी मीटिंग्स हुई। कहा गया कि किस तरीके से ख़ास तौर पे जिस तरीके से तूफ़ानी बारिशें हुई और किस तरीके से कराची को बचाना है, मामलात को बेहतर करना है, सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। उसके हवाले से आप देखते हैं कि कोई बैठ के बात सामने आती नहीं है, थोड़ी सी बात होती है तो लीक हो जाती है और ख़बरें पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो जाती है, शुरू हो जाती है पीटीआई की और सिंध हुकूमत की। अभी लेटेस्ट आप देख लें वो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि इट्स हैपनिंग कंट्री। एक बड़ी खबर के बाद दूसरी बड़ी खबर आती है तो पहली खबर रिडंडेंट हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ दिनों से जिस तरीके से मामलात सिंध हुकूमत के साथ तय हुए थे, अच्छी बात तो ये हुई थी कि जी 1100 अरब रुपये का पैकेज आ गया। फिर लड़ाई शुरू हो गई कि जी 1100 अरब रुपये में पहले तो लोगों ने सवाल किया जी पैसा कहाँ से आएगा, बजट में तो बाजार लगता है कोई प्रोविज़न नहीं है, वर्ल्ड बैंक देगा, IMF देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा, कहाँ से आएगा। फिर कहा गया कि जी 800 रुपया जो है वो सिंध हुकूमत देगी और 300 रुपया जो मरकज़ इसको देगा। वो असद उमर साहब कहते हैं कि जी जो चीज़ें जो जिस तरीके से तय हुई हैं चीज़ें उस तरीके से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन होता है आके अखबारात के सामने, उससे मामलात ख़राब होते हैं। लेकिन आज की बड़ी ख़बर जिस हवाले से हम देख रहे हैं कि पंजाब का 5वां जो हम देख रहे हैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस IG को तब्दील कर दिया गया। शुएब दस्तगीर साहब को उनकी जगह पे इनाम गनी साहब को लगा दिया गया। अब इस हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी कुछ लोगों ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया, वो कहते हैं वो हमसे जूनियर है। अब ऐसा क्या है कि क्या वाकई मसला ब्यूरोक्रेसी का तावन ना होना है या कारकर्दगी का मसला है या लीडरशिप का मसला है? देखें जी इस हवाले से हम बात करेंगे। आज पहले गेस्ट हमारे हैं अली गौर साहब हैं पीएमएलएन के, उसके बाद अंदलीब अब्बास साहबा, पहले रब्ता नहीं हो रहा था, रब्ता हो गया उनके साथ। वेलकम करता हूँ जी अंदलीब साहबा आपको। पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में माशाल्लाह बड़ा रेगुलर कॉलम भी लिखती हैं। अंदलीब साहबा ये क्या हो गया, ये पंजाब में आप देख लें कि सुबह से कल से बातें हो रही थी और इतनी जल्दी नवंबर में तब्दील हुए थे IG और आज फिर हम देख रहे हैं कि 8-9 माह में फिर तब्दील कर दिया गया है। और लोग कहते हैं कि जी पंजाब की तारीख़ में शायद ऐसा नहीं हुआ कि इतने थोड़े अरसे में छठा IG जो है ना लगा दिया गया है। 4 जिसको कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, 3 हेल्थ सेक्रेटरी चेंज हुए, इसी तरह बाकी हम देख रहे हैं कि वजारतों में भी ऐसा हुआ। तो आपके ख्याल में मसला क्या है? और मैं देख रहा था शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मसला कारकर्दगी का है, जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो लोग कहते हैं कि सवाल कारकर्दगी का है या पंजाब में लीडरशिप का है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया एहतशाम साहब। मैं इसमें 3 बातें कहूँगी। आप कहते हैं कि जी पंजाब की हिस्ट्री में शायद इतने कभी चेंज नहीं हुए, सही कह रहे हैं। और इसीलिए आपने पंजाब की हिस्ट्री में अब तक ये देखा है कि पंजाब या मुल्क पाकिस्तान की जो पुलिस कल्चर है वो चेंज नहीं हो सका। और जब वही किस्म के सिस्टम्स रहेंगे, वही चेहरे रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है। और मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, मैं ये कह रही हूँ कि जिस किस्म का कल्चर हम चाहते हैं पुलिस का और जिस किस्म के चेंजेस हम चाह रहे हैं, प्रॉबली उस पेस पे, उस स्पीड पे और उस स्केल पे जो चेंजेस हम चाह रहे हैं वो नहीं आ रहे। और इसी वजह से ये जो हुकूमत है इसने बिल्कुल ठानी हुई है कि जब तक कि हमें राइट बंदा नहीं मिल जाएगा, और आपको इल्हाम तो नहीं होता, बंदा रखते हैं फिर देखते हैं कि कैसा है, उस वक़्त तक हम मुतमईन नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है कि पुराना सिस्टम यही था कि आप आए, आपने कोई रिश्तेदार लगा दिया,
आपने समधी लगा दिए, आपने भांजे लगा दिए, आपने भाई लगा दिए, आपने बेटे लगा दिए और मतलब बाकी वो एक दफ़ा भी आए, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 7 दफ़ा आप पंजाब में आएँगे तो 7 दफ़ा आप ही होंगे या आपका भाई होगा या ठीक आपका हो गया, बिल्कुल ठीक है अंदलीब साहबा, आपकी बात में वजन भी है, लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि दो चीज़ें आपने बात की है कि जी पुलिस का कल्चर है, पुलिस के कल्चर पे भी बात करेंगे। नासिर दुरानी साहब को लेके आए थे आप केपी से, क्यों नहीं चले, 2 हफ्तों के बाद छोड़ के चले गए। लेकिन ये शुएब दस्तगीर वाला मामला तो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरीके से CCOP उमर शेख के साथ उनके अख्तलाफात होते हैं और वो बार बार ये बात कहते थे कि जी मेरी मर्ज़ी के बगैर, मुझे पूछे बगैर, कंसल्ट किए बगैर इनको लगा दिया गया। आप नहीं समझती कि ये भी ज़्यादती है कि एक आप पुलिस का हेड किसी को बनाती हैं, हुकूमत बनाती है उसको, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब अपनी मर्ज़ी का एक बंदा लगा देते हैं। और आज जिस तरीके से खबरें सामने आई हुई तो यही लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि उमर शेख को रखना है, भले शुएब साहब चले जाएं। आप नहीं समझते कि परसेप्शन बहुत ख़राब होगा इससे, जिस तरीके से डे टू डे कारकर्दगी दिखाने में जो मामलात हैं वो कहा जाता है कि ये परफॉर्मेंस का इशू बड़ा सीरियस है टॉप लेवल पे। आप नहीं समझती कि फिर लोगों को मौका मिल जाएगा, तोपों का रुख आपकी तरफ कर दिया जाएगा? एहतशाम साहब, ये भी एक कल्चरल चेंज का जिसको कहते हैं ना नतीजा है। तो लोग यूज्ड टू नहीं है और ना ही यहाँ यूज्ड टू है। आप काम करते हैं प्राइवेट इदारों में, आपने भी देखा है कि प्राइवेट इदारों में तो ज़्यादातर बर्दाश्त नहीं होता। और कारकर्दगी एक चीज़ होती है, कारकर्दगी के अंदर टीम मैनेजमेंट भी एक चीज़ होती है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन वो भी आपका एक इवैल्यूएशन पॉइंट होता है कि आपने इख्तलाफात बखूबी कैसे आपने सॉल्व किए। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल अभी जिसको कहते हैं ना, आपने वो शहद की मक्खियों के अंदर आपने हाथ डाला है, तो जितने भी जिसके अंदर एक पुलिस के अंदर भी माफिया है, एक आपको पता है FBR के अंदर भी माफिया है और PIA के अंदर भी माफिया है। तो हमें डसेंगे भी और हमारे हाथ भी कटेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको कहते हैं कि हम गिव इन कर दें और हम कहें कि जी ठीक है। अगर किसी को ये वाली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर रहा या उसको पसंद नहीं, उसकी बिल्कुल फिर उसको किसी और काम में लगाना चाहिए। तो अगर आप देखें बाहर के मुल्कों में हम बड़ा एडमायर करते हैं डेमोक्रेसी को और इसी बात पे उनको प्रेज करते हैं कि देखें जब ब्रेक्सिट हो रहा था 6 महीने में 47 मिनिस्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एंड हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस वर चेंज्ड। तो हमने बड़ा एडमायर किया, हमने कहा जी ये होती है कारकर्दगी के ऊपर इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस। अब जब वो सेम पाकिस्तान में आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि जी बंदे क्यों चेंज हो रहे हैं। दिलीप साहब, ब्रेग्जिट में तो पहली दफ़ा एक एक्सपीरियंस हुआ। नॉर्मली तो हमने देखा है कि यूरोप अमेरिका की जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे इस तरह नहीं होता। लेकिन अब जो सवाल लोग उठा रहे हैं, अभी जिस वक्त अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू चला उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं भी सीख रहा हूँ और बुज़दार साहब तो ख़ास तौर पर सीख रहे हैं। आप नहीं समझती कि जिस क्राइसिस के पीरियड में आपकी हुकूमत आई है, ठीक है पीपल्स पार्टी पे पे बहुत इल्ज़ामात हैं, उन्होंने मामला बहुत ख़राब करके चले गए, हर चीज़ तबाही का शिकार हुई, ख़जाना खाली हो गया। लोग आपसे अब तवक्को कर रहे हैं कि 40% टाइम गुजर गया आपका, 2 साल गुजर गए हैं, 3 साल रह गए हैं। अगर ब्लेम गेम में रहे आपके जी फ़लाने नहीं किया फ़लाने ने किया, तो मेरा ख्याल है आपकी मुश्किलात बढ़ेंगी। और अगर आप सीखने का अमल ही लेके चलेंगी तो मेरा ख्याल है 12 करोड़ का सूबा है दिलीप साहबा, इसको चलाने में अगर आप सीखने पे लगे रहे तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कारकर्दगी इवेंचुअली नजर आएगी। जी एहतशाम साहब, मैं तो सारी उम्र पढ़ने लिखने के शोबे से हुई और जितनी थोड़ी बहुत मैं रिसर्च है मेरी दुनिया की, वो ये है कि जी लीडरशिप इज लर्नरशिप, कि जो बंदा सीखता नहीं है, और कोई लीडर दुनिया में बगैर सीखे और अपनी जो है एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर नहीं चलता। जिस बंदा ने कहा कि मैं बहुत तजर्बाकार हूँ, जैसे हमारी माशाल्लाह बाकी हुकूमतें कहती हैं जी हमारा 40 साल का तजर्बा है, किसमें है तजर्बा जी? झूठ बोलने में, मनी लॉन्ड्रिंग में, टेरर फाइनेंसिंग में। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि एक लीडर को सीखने का, चाहे वो 100 साल का हो या उसका तजर्बा 5 साल का, 50 साल का हो, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो हमेशा सीखता है। हर प्रोविंस डिफरेंट है, हर शोबा डिफरेंट है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है?
आपने बिल्कुल कहा कि 2 साल गुजर गए, 40% टाइम गुजर गया। जब आप क्रिकेट का मैच भी खेलते हैं तो बड़ी जो पहले 20 ओवर होते हैं, 50 ओवर का मैच है वनडे का, पहले 20 ओवर आप स्लो खेलते हैं, आप स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहे होते हैं, आप विकेट पे जा रहे होते हैं। उसके बाद आखिरी जो है 10 ओवर, आखिरी साल या आखिरी 2 साल, आप तीसरे साल आप बीच में 10 ओवर्स में कंसोलिडेट करते हैं और फिर आप पिकअप करते हैं। हमने ये सारी जो है पॉलिसी मेकिंग, हमने ये सारे माफियाज को हत्था डालना। अब बड़ा अच्छा लग रहा है क्रिकेट का जिस तरीके से आप डिस्क्राइब कर रही हैं दिलीप साहबा, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है जिसमें उन्होंने ये कंसीड किया था, एडमिट किया था कि क्रिकेट खेलना और बात है और हुकूमत चलाना को और बात है। वो डेफिनेटली मुश्किलात के हवाले से बात कर रहे थे। अगर मैं आपसे ये एक सवाल वन नायर पूछ लूँ कि क्या हुकूमत की क्या मजबूरी है या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या मजबूरी है कि पार्टी के अंदर भी लोग बातें कर रहे हैं और बाहर तो कर ही रहे हैं, और बार बार एक सवाल आता है कि जी मौका ही नहीं मिल रहा लोगों को काम करने का, ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेट हमारी अफसरशाही को, वो टिक के बैठ ही नहीं है, ना साइन कर रहे हैं और नतीजतन कुछ भी नहीं हो रहा। तो कितना टाइम आप समझती हैं कि जब तक ये आप लोग लर्न कर जाएंगे तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी भी बिहेव करना शुरू कर देगी, पॉलिटिकल लोग भी आपके साथ किसी ना किसी तरीके से खड़े होंगे। अब वनरेबिलिटी सियासी तौर पे आपकी बहुत ज़्यादा है, पंजाब में भी और सेंटर में भी, तो मुश्किलात तो वैसे भी आपकी बढ़ रही हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आप एक टॉप पे बंदा ऐसा लगा दिया जाए जो वाकई मामलात को समझता हो, और वो ख़ास तौर पे पंजाब में, ताकि आपकी सेंटर में मुश्किलात कम हो और चीज़ों को आप देख सकें। एहतशाम साहब, इसमें बड़ी क्लियर 2 बातें हैं, मेरी दोनों बातें आप सुन लें। ज़रूर। पहली बात तो ये है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसका कल्चर बिल्कुल स्टेटस को वाला है, उसके अंदर भी माफिया है और उसके अंदर भी चेंज रेजिस्टेंस है। और हम वहाँ जो भी FPR या जहाँ भी चेंज करेंगे, हमेशा आज तक किसी हुकूमत ने रिफॉर्म्स नहीं किए। क्यों नहीं किए FPR में? क्योंकि वो उनको पता है कि उनके हाथ डसे जाने, नंबर 1। तो हमने ये जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे नतीजा नहीं आएगा। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है एक लीडर को आप डेफिनेटली चांस देते हैं, लेकिन जब एक लीडर बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ही पूरा ना उतरे तो आपको चेंज कर देना चाहिए। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ आके कहा जाता था कि जी आप बहुत स्लो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जी बहुत जल्दी चेंजेस लाने की कोशिश करें। मैं आपको एक अपना तजर्बा बताती हूँ। जी जी। केपी में ओवरऑल जब परवेज खट्टक साहब थे वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, मैं आती थी 5 साल, हम टीवी पे आती रहती थी और बहुत से प्रोग्रामों में मैं आती थी। आप यकीन माने जो परवेज खट्टक साहब के मुतालिक मैंने क्रिटिसिज्म सुनी हुई है, जो उनके नाम रखे गए और कहा गया कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि केपी में कोई चेंज हो, फेल हो गए, खत्म हो गए। हमारी पहले साल वो DIGL ब्रेक हो गई, इन्होंने कहा जी पुलिस खत्म हो गई, सारे भाग गए वहां से दहशतगर्द। तो तीसरे साल चौथे साल जाके उन्होंने कहा नहीं काम तो हो रहा है, लग रहा है। लेकिन माजरत के साथ दिलीप साहबा, परवेज खट्टक साहब, जी आप बात कर लें। ठीक, आप ये चेंजेस देखेंगे। जी देखें, परवेज खट्टक साहब तो बड़े माहिर किस्म के खिलाड़ी हैं, पीपल्स पार्टी में भी रहे और पार्टियों में भी रहे, और जिस तरीके से उन्होंने काम चलाया वो वाकई एक सियासी तौर पे बड़े समझने हैं। और आज भी वो कहते हैं, ओपनली भी कहते हैं, प्राइवेटली भी कहते हैं कि महमूद खान चीफ मिनिस्टर जो आज के हैं मेरे बगैर एक कदम नहीं चल सकते। अभी पंजाब में अभी आप बात कर रही हैं रिफॉर्म्स में, देखें ना माजरत के साथ दिलीप साहबा, रिफॉर्म तो कहीं भी नहीं हुई। अभी आप देख लें सिविल सर्विस रिफॉर्म होनी थी, वो कितने अरसे से 2 साल से बैठे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब 1 बिलियन रुपए के उन्होंने एहसासे ज़ाहिर किए हैं, शायद दुनिया के वाहिद सिविल सर्वेंट हैं कि जिनके एहसासे से डिक्लेयर्ड इतने हैं, डिक्लेयर्ड किसी को नहीं पता। FBR की रिफॉर्म एक मुद्दत से हम सुनने नहीं हो पा रही। उसके बाद आप देख लें एनर्जी सेक्टर की कोई रिफॉर्म नहीं हो पा रही। पुलिस की रिफॉर्म जो जिसके लिए नासिर दुरानी साहब को आप लेके आए थे, 3 हफ्तों के बाद उनको छुट्टी कर दी गई, उसके बाद कोई आदमी नहीं आया। तो रिफॉर्म बताएं ना, कोई प्रोसेस पंजाब में ठीक ही नहीं हुआ। लोग कहते हैं पंजाब की पुलिस ठीक होगी तो सूबा ठीक होगा, तो अब रिफॉर्म तो वहाँ पे रुकी पड़ी है पुलिस की। जी देखिए, ये केपी में भी 7 साल पहले कहते थे कि जी लोग साइन नहीं कर रहे, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, जिसको कहते हैं लैप्स हो जाएंगे फंड्स। तो हम यही कहते थे कि फंड्स लैप्स हो जाए, टैक्स पेयर का पैसा गलत काम में नहीं लगे और गलत नतीजा ना आए, नंबर 1। नंबर 2, कोई रिफॉर्म जो 6 महीने में हो जाए,
साल में हो जाए, सवा साल में हो जाए, झूठा है, क्योंकि आपने लेपापोती की है। रिफॉर्म बाय डेफिनेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, उसके अंदर 3, 4, 5 साल कम से कम लगते हैं। वो सिर्फ आप फीते काट सकते हैं जल्दी से दीवारें बना के और उस पे पट्टियां लगा के, लेकिन जहन चेंज करना, एटीट्यूड चेंज करना, कल्चर चेंज करना, वो किसी भी किताब में, किसी भी प्रैक्टिशनर से, किसी भी मुल्क में आप ले लें, वो लंबा टाइम लेता है। जो भी आपको आगे कहता है मैं 6 महीने में चेंज कर दूंगा जी, पूरा कल्चर चेंज कर दूंगा, कल्चर चेंज नहीं होता। हाँ, आप थोड़ी बहुत उसकी पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस वक्त आप देखें कि अगर हमने वहाँ एजुकेशन रिफॉर्म्स किए थे, हमने जब वो लगाई अपनी वो बिलियन ट्री सुनामी, इतनी क्रिटिसिज्म हुई, ना दरख्त नजर आ रहे हैं, ना गिन रहे हैं, ना वो रहे हैं। एंड में सारी दुनिया ने, और अब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 वाला हमने 2020 में किया है, वो बिलियन ट्री सुनामी की वजह से। लेकिन पहले 2 साल हमने बड़ी क्रिटिसिज्म खाई कि जी कुछ नजर नहीं आ रहा, दरख्त खा गए। चले नलीम साहबा, आपकी बात ठीक है, बात ठीक है। देखें ना, अभी मान लिया आपके बात के जी नए लोग हैं, सीखने में टाइम लगेगा, दुनिया में भी शायद ऐसा ही होता है। लेकिन अब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जी मान रहे हैं कि अफसरशाही मेरे साथ तावन नहीं कर रही, मेरी हुकूमत के साथ नहीं कर रही। अगर हुकूमत के लोग, सरकारी अफसरान जो हैं वो कोई साइन नहीं करते, कोई किसी तरह का कोऑपरेशन आप लोगों को नहीं देते, तो नतीजतन आपने मामलात कोई प्राइवेट सेक्टर से लोगों को तो नहीं लेके आना। या तो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर से लोग आ जाएं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन गुस्से में कहा था, मेरा दिल चाहता है FBR के लोग, FBR को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, इस अदारे को नए लोग लेके आऊँ, वो भी नहीं हो पा रहा। अब इन्हीं लोगों से काम चलाना है, तो कब तक आप समझती हैं कि मामला ठीक हो जाएगा? लेकिन अब देखें ना, अगर आपके साथ हुकूमत के लोग हर जगह बैठे हुए, ऑफिस में बैठे, कोई तावन नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे अपने प्रोजेक्ट पूरे करेंगे? कैसे आपके मंसूबे पूरे होंगे? कैसे आपकी ख़ास तौर पे नज़रियाती जो आप लोग हैं कहलवाते हैं अपने आप को, वाकई भाई किसी हद तक सही भी है, तो आप कैसे आप समझती हैं कि आपका एजेंडा पूरा होगा इकोनॉमी और पॉलिटिकल मैदान में? जी देखिए, डायरेक्शन बिल्कुल सही हो गई है। मैं आपको इकोनॉमी पे बताती हूँ। जो हमें इकोनॉमी मिली, इन्होंने 40 साल में हमें मिली अनस्टेबल, रिस्की। मूडीज ने उसको अनरिस्की, आपने प्रोग्राम्स किए, ICU में इकोनॉमी है, सिर्फ 15 दिन का रिजर्व बाकी था। 20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, $20 बिलियन का वो हमें मिला। इस वक्त 2 साल बाद आपकी इकोनॉमी कोरोना में, जहां UK, US, इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ गई, अनस्टेबल है। इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड अनस्टेबल। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल डिक्लेयर की गई है। आपकी स्टॉक मार्केट जो कि बिल्कुल नीचे आ रही थी, इस वक्त एशिया की नंबर 1 स्टॉक मार्केट है और दुनिया में नंबर 4 है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें खसारा 20 बिलियन का ये देके गए थे, इस वक्त सिर्फ 3 बिलियन है। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी की सारी 75% और 83% बढ़ी है। आपकी फॉरेन रिमिटेंसेस जो इस साल हुई है, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हुई, 23 बिलियन की। अगर आप ये इंडिकेटर्स देखें, ये मैक्रो इंडिकेटर्स है, इसका मतलब है डायरेक्शन। और वो भी मैं आपसे एक माजरत के साथ उसमें बड़े सवाल आते हैं। अभी देखें ना, जिस तरीके से चले, ये मान लिया जी जी जी, ये आपके क्रेडिट में जाता है कि आपने ये जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया, लेकिन दुनिया में 100 साल, मेरा एक सवाल, ओके, 100 साल में सबसे बड़ी आफत, सबसे बड़ी ज़र्ब, सबसे बुरा इवेंट दुनिया में कोरोना वायरस है, जिससे सबसे अमीर मुल्क US, UK, इंडिया ऐसे नीचे आए हैं। और इसमें दो राय नहीं है, ये दो राय नहीं है कि आपकी हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन जो किया, जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया में भी और स्वीडन में भी लोग तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मॉडल बहुत ज़बरदस्त है, इसको फॉलो करना चाहिए। ये तो इसमें जिसको कहते हैं 100 नंबर पूरे के पूरे। अब देखें जिस तरीके से दो चीज़ें, इकोनॉमी पे फिर किसी दिन आपसे लंबी बात करेंगे, अब दो और चीज़ें मैं चाहता हूँ, वक्त कम है, मैक्सिमम आपसे सवाल कर लें। अभी जिस तरीके से छोटा सा इस्लामाबाद शहर है, SCCP के एक अफसर जो हैं साजिद गोंदल साहब, उनको जिस तरीके से अगवा किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने, अपना हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया, कल लोग गए हुए थे और आज कैबिनेट ने भी इसका किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया। क्या वजह है कि जिस तरीके से लोग अगवा हो जाते हैं और हुकूमत बेबस नज़र आती है? आपके ख्याल में ये कहीं जाके मामला रुकेगा, क्या होगा इसका? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और सख्त हम कंडेम करते हैं। ये बहुत ही, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका नोटिस लिया और इसी वजह से हम IGs जो है
उनको चेंज करते हैं, क्योंकि अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकते, तो फिर आप आईजी बन के, लीडर बन के आप बैठे रहें और लोग नीचे अगवा होते रहें। तो इसीलिए फिर हम इतने चेंजेस करते हैं, क्योंकि जब तक कि ये डिसअपीयरेंसेस, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस कल्चर नहीं चेंज होगा, चाहे जो मर्जी बंदा हो, डिलीवर नहीं करेगा तो बाहर जाएगा। आप इंशाल्लाह आप देखें, ये मैसेज गया हुआ है सारी तरफ कि आपने अगर अपने शोबे में महारत हासिल ना की, आपने लॉ एंड ऑर्डर रिजल्ट्स डिलीवर ना किए, आप चेंज हो जाएंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को बेहतर देखेंगे। कराची के हवाले से दिलीप साहबा हर तरफ से बात हो रही है, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, सिंध हुकूमत की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से, दोनों एक दूसरे लगा रहे हैं जी, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। अब सवाल ये है कि ये तीसरी बड़ी अटैम्प्ट की गई थी कि किसी तरीके से सूबा और मरकज़ बैठ के कराची जिस तरीके से खुदा न खास्ता डूब रहा है, हालिया बारिशों ने तबाही फेर दी है, हर चीज़ कहाँ से कहाँ चली गई है। अभी आप नहीं समझती कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट आता है कि जी 800 रुपये हम खर्च कर रहे हैं, जबकि असद उमर साहब कहते हैं तय ये हुआ था कि भी इस पर कोई बयानबाजी नहीं होगी जी, 1100 रुपये आपने कितना खर्च करना है, हमने कितना खर्च करना है। बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया जी 300 रुपया जो है ना वो मरकज़ देगा, 800 अरब हम खर्च करेंगे, मेजर फंडिंग हमारी है। असद उमर साहब कहते हैं 62% मरकज़ और 38% जो है ना वो सूबा खर्च कर रहा है। अभी मामला शुरू नहीं हुआ, NDMA जो अपना काम करेगा, नाले साफ़ करने हैं, वो तो मुश्किल काम उनको दिया, आपने कर लेंगे, उनकी हिस्ट्री भी ऐसी है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगा, 2 सालों में इंतहा पे देख रहे हैं कि हम हुकूमत के, मरकज़ के और सिंध हुकूमत के खिलाफ बढ़ गए हैं। कल बिलावल भुट्टो साहब झाँकने के लिए थे उनके गुस्से में, और इसी तरह से बात कर रहे थे मुराद अली शाह साहब भी कि किसकी ज़रूरत होती है कि सिंध को जो है ना कराची को काट के किसी और जगह दे दिया जाए या फेडरल गवर्नमेंट उसकी इंचार्ज हो जाए। आपके ख्याल में ये काम आराम से नहीं हो सकता था? इस पर अगर ना पॉइंट स्कोरिंग की जाती, ना ये सियासी माइलेज ली जाती, तो ये मामला बेहतर तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, आप तो कहते हैं ना रिसीविंग एंड पे हैं, छोटा सूबा है, फेडरेटिंग यूनिट है, थोड़ा सा खामोश हो जाते, मामले को चलाते, जब आप डिलीवर कर जाते। ठीक है, आपकी 14 सीटें, आपके स्टेक भी बहुत हाई हैं और उनका कुछ भी नहीं है शायद वहाँ पे, वो तो रूरल सिंध से जीत के आते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता था कि थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की जाती, कुछ डिलीवर कर दिया जाए, कम से कम जो 40 अरब रुपया फौरी तौर पर आपने देना वो तो लग जाता कहीं ना कहीं। जी देखिए एहतशाम, झूठ तो आपने करेक्शन करनी होती है ना, तो अब प्रेस रिलीज आ गई, उसमें सारे लिखे हुए प्रोजेक्ट्स, उसमें पता लग गया कि 636 फेडरल ने देने हैं और 332 जो हैं वो उन्होंने देने हैं। लेकिन बात ये है कि आप सही कह रहे हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट आई है और पहली दफ़ा ये हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट इस तरीके से आई है और सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे किए और सारे स्टेक होल्डर्स इसमें हैं और वो कमेटी कायम हुई है। अगर सूबे में उन्होंने डिलीवर करने में रखने डाले और इसमें उन्होंने हमें वहां ना जाने दिया जहां हमारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को सही ना करने दिया, वो कमिटी हाईलाइट कर देगी, मीडिया में आ जाएगा। क्योंकि अब कराची के ऊपर अगर आपने काम ना किया तो सारा कराची जो है और सारा पाकिस्तान जो है वो आपकी वॉच है, वो देख रहा है और ये एक्सपोज हो जाएंगे। जो भी इसमें रखने डालेगा वो एक्सपोज हो जाएगा। जैसे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, दूसरे दिन वो प्रेस रिलीज छपी हुई आई और ये एक्सपोज हो गए। कराची के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है। माजरत के साथ इस वक्त छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फा लेके वापस आएंगे तो थोड़ी सी बात करेंगे और APC जो होने जा रही है हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकती है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दिलीप साहबा, सियासी फ्रंट भी एक दफ़ा फिर लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म होने जा रहा है। इवेंचुअली लगता है कि बड़ी पार्टियां ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब हो जाएंगी, कम से कम मिलने की हद तक 20 तारीख को मीट कर रहे हैं। वो एक बात कर रहे हैं अपोजिशन वाले कि हमारी APC से हुकूमत की टांगें काँप रही हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब वो बेचारे कभी कहते हैं कॉन्फ्रेंस करनी, फिर कहते हैं छोटी पार्टियों की करनी, फिर कहते हैं बड़ी पार्टियों की करनी है। 4 महीने हो गए खुदा खुदा करके वो एक कॉन्फ्रेंस तो कर लें। उनकी आपस में जिसको कहते हैं ना रब्त है। सरदारी साहब कह रहे हैं PMLN जैसा बेतमादी पार्टनर शायद ही कोई उनकी बातों में ना आना। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं ये दोनों जमातें जो हैं ये यूजलेस हैं।
हमने इनसे बात नहीं करनी, तो इनका तो ये हाल है, आप सोचें। आई थिंक ये सबसे बड़ा ऑपोजिशन का फेलियर है। पहली बात तो ये कि आपने देखा है कि ये बिल्कुल अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये अपने मफादात को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने असेंबली में भी ये किया, पूरे 2 साल एनआरओ ना मांगा, हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर लेके आए, हमें जेल में क्यों डाला, कोई अवाम की बात नहीं की, क्योंकि ये स्ट्रीट पावर नहीं है। आपको याद है ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था एक प्रोग्राम में कि नवाज शरीफ साहब जेल जा रहे हैं, हम 100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सके। तो ये इनकी हकीकत है। पहले भी इन्होंने रेंट क्राउड किया था, मौलाना फजलुर रहमान के पास गए और उनको भी नाराज करके आ गए। अभी भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये बंदे इकट्ठे करके एपीसी कर ले। मतलब आपकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है? जी, आपकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, चाहे इन हाउस तब्दीली की वो बात करें, सड़कों पे लाने की बात करें, कि ब्रॉडर अलायंस बनाने की बात करें? हमारी हुकूमत को फायदा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक तो एक्सपोज हो गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि ये फैक्टर के बिल्स भी पास नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने अपने आप को बचाना है। और दूसरा, इनकी सारी हकीकत जो खोखली थी कि जी हमारे साथ बड़े बंदे हैं, ये वो, इनकी स्ट्रीट मूवमेंट जो है पहले भी और अब भी हो ही नहीं सकती विदाउट मौलाना फजलुर रहमान, ये एक्सपोज हो गई। और ये भी पता चला कि ये सारे कट्टियां जो हमेशा कहते थे ये मुल्क का है, इन्होंने मुल्क को लूटा है, उसको बचाने के लिए ये करप्शन बचाओ मुहिम जो है, इस पे कोई नहीं आएगा। और फैटअप पे जो तो कहा जा रहा है, कोई खदशात का इजहार किया जा रहा है दिलीप साहबा के कोई मामला ख़राब ना हो जाए। अक्टूबर में मीटिंग हो रही है, जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन हो रहा है, आपके ख्याल में नंबर गेम में कंफर्टेबल है आसानी के साथ? जो हमने देखा 2 बिल रिजेक्ट किए ओपोजिशन ने सेनेट में, वो कवर हो जाएगा सारा मामला इधर? एहतशाम साहब, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ग्रे लिस्ट में इन्होंने डाला, ब्लैक लिस्ट में इंडिया जाने को कर रहा है। अगर और ग्रे लिस्ट पे क्यों डाला है? वो रिपोर्ट जो आई है उन्होंने कहा कि ये कानून आपने सख्त करें वरना यहाँ तो ब्लैक मनी आती रहेगी। इन्होंने 10 साल नहीं किया क्योंकि ये खुद कर रहे थे। और दिलीप साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमें टाइम दिया, बहुत सारे इश्यूज़ पे आपने बात की। नाज़रीन के एक दफ़ा फिर बात एक छोटे से वक्फे के बाद अली गौहर साहब MNA PMLN के, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अली गौहर साहब, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि PMLN की क़यादत मुश्किलात में उनका इजाफा हो रहा है और पार्टी क़यादत ना मौजूद हो, तो आपने देखा है कि किस तरीके से सियासी पार्टियां बुरान का शिकार होती हैं। अब इतलात आ रही हैं कि जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है नवाज शरीफ साहब वाला अदालतों के साथ, अब लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने, मरियम साहबा ने फ़ैसला किया है कि वो मज़ामत की सियासत करेंगे, और साथ ही ये भी बताया गया कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो मफामत की सियासत करेंगे। और साथ कुछ आपके लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जिन दोनों को छोड़ें, मसलियत की सियासत करें। तो किधर जा रही है आपकी पार्टी, क्या होने जा रहा है? जी शुक्रिया श्याम साहब। मैं आपका प्रोग्राम में एक तो पहले देख रहा था जिसमें दिलीप साहिबा पहले कुछ आपने क्वेश्चन किए और उनकी जवाब दे रही थी। बहरहाल जो आपने मुझसे सवाल किया है, तो हमारी पार्टी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, हम असम्बलियों में मौजूद हैं, हम पंजाब में मौजूद हैं। और आपको पता है कि पिछले दिनों शहबाज साहब जो थे वो कराची में तशरीफ लेकर गए और उन्होंने कराची के मुख्तलिफ कम्युनिटीज की मुलाकातें की और उन मसाइल के ऊपर जो है आपको पता है जरदारी साहब के साथ भी मीटिंग की। जहां तक अदालतों की बात है तो आप अच्छा, एक चीज़ अली गौहर साहब माजरत के साथ एक चीज़ मुझे याद आ गई है कि आपके लीडर ने यानी शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की जरदारी साहब के साथ। वो आप देख लें कि जो उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी पीले रंग की, वही शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उन्होंने बहुत दावे के साथ कहा था जरदारी साहब, और आके कहा था कि आपका पेट फाड़ के हम पैसा निकालेंगे। तो कम से कम उनकी शर्ट तो चेंज करवा देते उनसे जाने से पहले वहाँ पे। देखिए श्याम भाई, वो ठीक है, आपने अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन आपको याद होगा कि सियासत में कभी कभार जज्बाती बातें हो जाती हैं। आफ्टर ऑल दोनों पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है और कुछ तल्ख बातें भी हो जाती हैं। लेकिन एक दफा शहबाज साहब ने इस बात पर मीडिया पर माजरत भी की थी। बहरहाल
सख्त जुबान इस्तेमाल हुई जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सीरियस गुफ्तगू की तरफ आते हैं। आपने अदालतों के हवाले से बात की है, तो अदालतों को में आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं और वो कायद हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली दफा हुआ जब इन अदालतों ने सजा सुनाई तो मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ वापस आए। जिस वक्त के उनकी जो एहलियां थी वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में। वादे के साथ अली गौर साहब, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब तक मरियम साहबा ने कहा है कि मैं जिद करूंगी कि वो बगैर इलाज के ना आए यहाँ पे, अब तो लगता है कि वो नहीं आएंगे जब तक इलाज नहीं होता। नहीं आते तो फिर मफरूद डिक्लेयर होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी सियासत किस तरफ जाएगी पार्टी की? शाम साहब, मैं आपके तमाम सवालों के तफसीलन जवाब देना चाहता हूं, लेकिन वक्त मुझे उसी तरह से दे जिस तरह से आप इंदलीब साहिबा को दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल बात अगर आप मेरी बात काट देंगे तो मैं मुदल्लल तरीके से जवाब नहीं, आप बात कीजिए। जी जी, मेरी गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को, आपको पता है कि अदालतों के जरिए झूठे मुकदमात में सजा हुई और वो जज भी एक्सपोज हुए और उनकी वीडियोस भी सामने आई। और आपको पता है कि ये जो एहतसाब के इस वक्त हमारे वो बने हुए हैं चेयरमैन, और आपने उनकी वीडियोस भी पूरे पाकिस्तान में देखी। और आपको पता है कि एहतसाब तो सिर्फ एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन के रह गया। लिहाजा अब भी अगर हम कोई रिलीफ लेंगे तो हमारे वकला मौजूद हैं, मरियम साहिबा पाकिस्तान में मौजूद है। आप कैसे कहते हैं कि हमारी लीडरशिप नहीं है? शायद खाकान अब्बासी साहब है, ख्वाजा आसिफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब के बारे में लोग कहते थे कि वो इंग्लैंड से नहीं आए। तो नवाज शरीफ साहब ही है ना जी, अगर वो नहीं होते तो फिर आपका वोट बैंक तो सब उन्हीं की तरफ से है ना। और मरियम साहबा जब तक के खुल के नहीं आएंगी तो बात नहीं बनेगी ना। वोट बैंक जब इलेक्शंस में, आपको पता है कि अभी इलेक्शन में टाइम है, और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो आज भी उसी तरह से मौजूद है। और आप देखेंगे कि जब इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन आज भी हम इन मुकदमात को फेस कर रहे हैं जो कि झूठे हमारे ऊपर कायम किए गए हैं। और अदालतों में आपने देख लिया कि आज वो जो जजेस हैं उनको इस बेस पर निकाल दिया गया उस जज को कि वो वाकई वीडियो जो पेश की गई वो दुरुस्त साबित हुई। अली गौर साहब, लोग कह रहे हैं कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। नवाज शरीफ साहब खुद महसूस करते हैं कि ये आने का कोई वक्त नहीं है, कोई यहाँ पे मूवमेंट हुकूमत के खिलाफ नहीं बन पा रही, कोई पार्लियामेंट से कोई नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं उनके खिलाफ हो रहा, बाज़ार कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, आएंगे तो जेल में चले जाएंगे। और सियासत उनकी पहले भी रहे हैं, बड़ी मुश्किल में वक्त गुजारा उन्होंने। तो बेहतर यह है कि अच्छे वक्त का इंतज़ार किया जाए, जब देखें कि अब कोई तब्दीली आ सकती फिर वो आएँ। इस दौरान उनका इलाज भी हो चुका होगा। जी जी, देखें बात ये है कि इस वक्त मैंने आपको अर्ज की है कि हमारी पूरी पार्टी जो है वो फाल है, और हमारे जो कायद है मियां नवाज शरीफ साहब भी हैं, और उनकी ज़ेरे क़यादत ही शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं। और जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, आपने देखा कि उसमें वो मियां शहबाज शरीफ साहब को हदायत देते हैं और उनकी हदायत के मुताबिक ही अपोजिशन के साथ पूरी बाकी पार्टी को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। उनके साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। एपीसी होने वाली है और एपीसी में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एपीसी का एजेंडा क्या अभी तक सामने नहीं आया, क्या करने जा रहे हैं? जल्द ही जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब है कि फिर हुकूमत के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि जी, आप लोग कहते हैं कि टांगे कहाँ पर रही हैं, वो कहते हैं जी ये तो एक्सपोज हो गए हैं, कुछ भी नहीं कर सके 2 सालों में। मौलाना फजल रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों बड़ी पार्टियां। मुस्लिम लीग नून को किसी कंधे की जरूरत नहीं है। मौलाना साहब माशाअल्लाह खुद एक पार्टी के सरबराह हैं और उनकी नुमाइंदगी असम्बलियों में मौजूद है। पीपल्स पार्टी बजाते खुद एक पार्टी है और उनकी भी नुमाइंदगी एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है। लेकिन आपने देखा है कि इस वक्त वाकई असल मसला ये है श्याम साहब, जब मियां नवाज शरीफ साहब की इनको कॉफी पीते हुए पिक्चर नजर आती है, जब मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी को हदायत देते हुए नजर आते हैं, तो इनकी टांगे कांपती हैं। ये फिर चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह इस खुले शेर को फिर किसी पिंजरे में कैद किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बार इनको कामयाबी ना होगी और इनकी टांगे मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत से कांपती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया अली गौर साहब, आपने हमें वक्त दिया। माज़रत चाहता हूँ, का वक्त खत्म हो रहा है, कल मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।